हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईडीयू ट्री में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम BHIC 133 भारत का इतिहास, जो कि 1206 से लेकर 1707 तक के कालखंड को हमें पढ़ना है, इसके इकाई के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही इससे पहले भी मैं इसके ऊपर 2 वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस तरह आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। कुल मिला के 1 से 1 घंटे का यह वीडियो होगा टोटल, जो भी 3 पार्ट में, 3 या 4 पार्ट में मैं वीडियो बनाया हूँ। तो इसमें लगभग यह पूरा बुक, जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो इसमें हमने कवर कर लिए हैं। तो जो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप वह वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले हमने अरबी फारसी ऐतिहासिक लेखन परंपरा, जियाउद्दीन बरनी, अबुल फजल के बारे में, बाबरनामा, हुमायूंनामा, विदेशी यात्रियों के विवरण, क्षेत्रीय राज्यों की विशेषता, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना, उसका सुदृढ़ीकरण, नयनकार अयंगार व्यवस्था, इन सब के बारे में पढ़ा था। इसी प्रकार हमने बाबर के आक्रमण से पूर्व भारत की जो स्थिति थी उसको जाना था, भारत में मुगल शासन की स्थापना, बाबर के आने का कारण। आज के इस वीडियो ये सब जो है सो इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था। तो इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप इन सभी विषयों, इंपॉर्टेंट टॉपिक को जाके पढ़ और समझ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मुगल साम्राज्य का पतन। मुगल साम्राज्य के पतन संबंधी कई महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, महत्वपूर्ण कारण है। अगर मैं हम पहले प्रमुख कारणों की बात करें तो सर्वप्रथम यह कारण हमारे सामने आता है कि जो उनका जो नीति बनाने का जो क्रम था और जिस प्रकार से वो नीति बनाते थे वह सफल नहीं हो पाता था, और वह कहीं ना कहीं समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, उनके हित के लिए खरी नहीं उतरती थी। तो इनका जो नीति बनाने का जो जिम्मा था जिनके ऊपर, वह सही से नीति नहीं बना पाते थे, जिससे आम जनता में इनके खिलाफ रोष उत्पन्न हुआ। साथ ही देखें तो मुगल जो शासक थे उनके कुलीनों के चरित्र में भी गिरावट आई। जब कुलीनों के चरित्र में गिरावट आई तो निश्चय ही जिनके दम पे मुगल साम्राज्य स्थापित था, मजबूत था, जब उनका विश्वास सम्राट और साम्राज्य के विरुद्ध हो गया तो निश्चय ही उसका प्रमुख पतन का कारण बना। इसमें हम देखें तो सबसे बड़ा कारण औरंगजेब को प्रमुख रूप से हम मान सकते हैं। औरंगजेब एक कट्टर धार्मिक व्यक्ति था। उसने धर्म के आधार पर कुलीनों और अधिकारियों के साथ भेदभाव किया। इस नीति के कारण कुलीनों में औरंगजेब और जो केंद्रीय प्रशासन थे, सत्ता थी, उसके खिलाफ असंतोष फैल गया। औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी हुए वे भी अपने पूर्वजों के मार्ग पे ही चलते रहे, और वे औरंगजेब की गलतियों को सुधारने में सफल नहीं हुए, और जो कुलीनों का जो रोष था वह और बढ़ता गया। साथ ही देखिए दूसरा कारण, तो जो मनसब और जागीरदार व्यवस्था थी, जो राज्य और सम्राट के लिए सैनिक सहायता मुहैया कराते थे, यह व्यवस्था भी सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा था, जिस कारण से सम्राट की सैन्य शक्ति कमज़ोर होती गई। और निश्चय ही जिस राज्य की सैन्य शक्ति कमज़ोर होगी तो उस साम्राज्य का अंत होना निश्चय ही है। इसी प्रकार कुछ और कारण देखें तो कृषि व्यवस्था भी मुख्य संकट का, इसके पतन का मुख्य कारण था, क्योंकि जो केंद्रीय सत्ता थी बहुत अधिक सैन्य शक्ति अपने पास रखता था, उसको व्यवस्थित करने के लिए उन पे खर्चा बहुत आता था, और उन खर्चों की पूर्ति के लिए वो किसानों से अधिक कर वसूलते थे, जिसका बोझ किसानों के ऊपर पड़ रहा था। जिनके पास कम भूमि थी और जिन ऐसे किसान थे जिनके पास अत्यधिक भूमि थी, दोनों पे बराबर ही कर लगाया जाता था। जो कम भूमि वाले किसान थे वे इस कर को
कर के बोझ को सहन नहीं कर पाते थे और बार बार विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होती थी। साथ ही देखिए अन्य कारणों को भी, तो जो जागीर व्यवस्था थी, जो मनसबदार व्यवस्था थी, उसमें क्या होता था, जागीर जो है सो एक कुलीन से दूसरे कुलीन को स्थानांतरण होता था। इसकी वजह से क्या होता था कि वे कोई भी उपाय कृषि सुधार के लिए, कोई भी दूरगामी सुधार का उपाय नहीं करते थे। वे 2 से 3 से 4 वर्षों में ही अपने लाभ के अनुसार किसानों से कर वसूलते और दूरगामी सुधार का प्रयास नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता था कि 3 से 4 वर्षों में उनकी जागीर फिर से स्थानांतरण हो जाएगी, उन्हें कहीं और जाना होगा, उन्हें कहीं और की जागीर मिलेगी। इसलिए दूरगामी सुधार के परिवर्तन कार्य नहीं किए गए। यह भी मुख्य कारण रहा मुगल साम्राज्य के पतन का। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। तो उम्मीद है आपको बहुत ही आसानी से सरल शब्दों में आपको यह समझ में आ गया होगा कि मुगल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के अधीन केंद्रीय प्रशासन। दिल्ली सल्तनत के अधीन केंद्रीय प्रशासन को हम जब देखते हैं तो इसमें सुल्तान जो है वह सर्वोच्च होता था। न्यायिक मामले में चाहे किसी अन्य मामले में उसका निर्णय ही सर्वोच्च और अंतिम होता था। शासन के जो भाग थे उसमें विजारत था। विजारत क्या था? विजारत एक वित्त विभाग था और इसका प्रमुख वजीर होता था। इसका महत्वपूर्ण स्थान था। इनका मुख्य रूप से कार्य क्या था? विजारत, जिनका प्रमुख वजीर था, उनका मुख्य कार्य क्या था? राजस्व वसूल करना, जो खर्चे होते थे उन पर नियंत्रण रखना, और जो भी खर्चे होते थे उनका लेखा जोखा हिसाब किताब रखना, और जो भी अधिकारी होते थे उनके वेतन को बांटना, तथा जो सुल्तान होता था उसके आदेश पर इक्ता का आवंटन, जो हमने जागीर और मनसबदार व्यवस्था देखी थी उसी में जो दिया जाता था वो इक्ता आवंटन की व्यवस्था यह करते थे। इसी प्रकार दूसरा जो प्रमुख भाग था विजारत के अलावा वह था दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज एक सैन्य विभाग था। इसका जो प्रमुख था आरिजे मुमालिक था। वह सैनिक और सेना संबंधी कार्य को देखता था। और जो इक्ता धारक थे, इक्ता धारक वे होते थे जो राज्य की तरफ से जो उन्हें भूमि दी जाती थी, जो करमुक्त भूमि होती थी, उसके बदले ये राज्य प्रशासन को, केंद्रीय प्रशासन को सैनिक मुहैया कराते थे। यानी कि सैनिक देने के बदले, सैनिक सहायता देने के बदले इन्हें कर मुक्त भूमि दी जाती थी। ऐसे जो इक्ता धारक होते थे उनका यह निरीक्षण करता था कौन? दीवाने अर्ज। वह सुल्तान की सेना के रसद विभाग और परिवहन विभाग जो होता था उसकी यह देखभाल और नियंत्रण करता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सेना की भर्ती और योग्यता पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ नियम बनाए गए थे। उसने प्रत्येक सैनिक का हुलिया, सैनिक का पहचान चिन्ह आदि रखने पर बल दिया। साथ ही यह भी आदेश दिया कि घोड़ों पर दाग चिन्ह लगाया जाए, ताकि हाजिरी के समय, जब वेतन प्राप्ति के लिए जब हाजिरी लगती थी उस समय कोई इक्ता धारक जो है धोखा देकर एक ही घोड़े को बार बार पेश न कर सके, या खराब या फिर निम्न कोटि के घोड़े न कोई रखे। इसकी पहचान के लिए दाग और चिन्ह लगाए जाने लगा। इनका ख्याल रखना इन दीवाने अर्ज का काम था। इसी प्रकार देखें तो अन्य विभाग भी थे, जिसमें हम देखें तो जैसे न्यायपालिका का कार्य क्यों स्वयं सुल्तान करता था, तो ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद देखिए तो दास और कारखाने। जब केंद्रीय प्रशासन की बात करते हैं तो दास और कारखाने भी एक प्रमुख प्रशासन का अंग था। दास क्या होते थे? दास जो है सो मुगल गुलाम होते थे। वे एक तरह के गुलाम होते थे जो एक प्रमुख स्थान रखते थे, जिनका मुख्य कार्य था जो सुल्तान होते थे उनकी सेवा में कार्य करना, उनका अंगरक्षक का कार्य करना, तथा निजी सेवक के रूप में वे कार्य करते थे। इसके बाद देखिए कारखाने जो थे
वे राज परिवार और शाही जो व्यवस्था होती थी, जो लोग होते थे, कर्मचारी होते थे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कारखाने स्थापित की गई थी। यह जो कारखाने थे वह एक तरह के उत्पादन स्थल भी थे और गोदाम घर भी था। यहाँ पर जो है राजसी ग्रंथालय यानी कि किताब खाना भी था, जिसका विवरण कारखाने के रूप में ही हमें मिलता है यहाँ देखने को। इसके अलावा देखिए तो कारखाने जो है प्रत्येक अमीर लोग भी अपने पास स्थापित करते थे। प्रत्येक कारखाने की देखभाल और नियंत्रण और हिसाब किताब का लेखा रखने के लिए प्रमुख अधिकारी होता था। कारखानों के हिसाब आदि के निरीक्षण के लिए एक अलग से दीवान या लेखा विभाग भी होता था। प्रयोग के लिए अथवा सैनिकों के लिए वस्तु का उत्पादन करना था। साथ ही जो ये दान वगैरह जो सुल्तान के द्वारा उपहारों में दिए जाते थे, उनके आपूर्ति के लिए कपड़ा भी बनाते थे। इस प्रकार से हमने दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन को समझा, जिसमें हमने सुल्तान, विजारत, दीवाने अर्ज, अन्य विभाग में सुल्तान स्वयं, न्यायपालिका का प्रमुख होता था ये जाना, और दास और कारखाने, ये सभी जो है दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन है। तो आप याद रखेंगे दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन के रूप में हमने पढ़ा कि विजारत होते थे जो वित्त विभाग था, जिनका काम राजस्व वसूलना, व्यय पे नियंत्रण, लेखा हिसाब किताब रखना, वेतन बांटना, सुल्तान के आदेश पर इक्ता आवंटन करना। दूसरा दीवाने अर्ज जो एक सैन्य विभाग था, जो सैनिकों की और इक्ता धारकों का सर्वेक्षण करता था। अन्य विभाग जिसमें सुल्तान स्वयं न्यायपालिका का प्रमुख था। दास और कारखाने, दास जो कि अंगरक्षक और निजी कर्मचारी होते थे, और कारखाने जो राज्य और जो कर्मचारी या राज परिवार होते थे उनके लिए उनके आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करने के लिए ये कारखाने स्थापित किए गए थे। तो यह दिल्ली सल्तनत के अधीन केंद्रीय प्रशासन को हमने समझा। अब आइए जानते हैं मुगलों के अधीन केंद्रीय प्रशासन। जब मुगल के अधीन केंद्रीय प्रशासन को देखते हैं तो इसमें सबसे प्रथम हम याद रखेंगे सम्राट, जो सबसे शक्तिशाली होता था। राजा की कही गई बात ही नियम और कानून होते थे। वही प्रमुख न्यायविद था, उसका फैसला अंतिम फैसला होता था। इसके अलावा हम देखें तो प्रशासन के दूसरे अंग थे वकील और वजीर। वकील और वजीर ये देखिए तो इनका मुगलों के केंद्रीय प्रशासन में प्रमुख भूमिका थी। इन्हें अलग अलग सम्राटों के अधीन में अलग अलग तरह के इन्हें शक्तियां प्रदान की गई, जिसमें जो वकील होते थे, वकील और वजीर होते थे, इनके पास नागरिक और सैनिक दोनों शक्तियां इन्हें प्रदान थी, और नागरिकों और सैनिकों के ऊपर किसी भी प्रकार के सुधार या सुरक्षा के लिए यह किसी भी प्रकार के कार्य करने के लिए स्वतंत्र थे। और यह राज्य में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए तथा जो राजस्व वसूली होती थी उनका प्रमुख कार्य यह देखते थे, और यह सब पे नज़दीकी से नज़र रखते थे। इसी प्रकार देखिए तो दीवाने कुल, जो दीवाने कुल था, इनका मुख्य काम राजस्व अधिकारी के रूप में था। इनका मुख्य जो कार्य था वह इन्हें राजस्व और वित्त विभाग को देखना था। राजकीय कोष का निरीक्षण और लेखा संबंधी जांच करना इनका प्राथमिक कार्य था। यह प्रत्येक विभाग में होने वाले लेन देन और भुगतानों का व्यक्तिगत तौर पर निरीक्षण करता था। वह प्रांतीय दीवानों से प्रत्यक्ष संपर्क रखता था और वे उनकी निगरानी में कार्य करते थे। राजस्व संबंधी सभी सरकारी कागजात पर उनकी मुहर और हस्ताक्षर का होना अनिवार्य था। इसी कार्य के बाद ही, मुहर और हस्ताक्षर होने के बाद ही किसी भी प्रकार के प्रशासनिक आज्ञा या पदोन्नति संबंधी आदेश जारी किए जाते थे। दीवान की शक्ति पर नियंत्रण रखने के लिए मुगल सम्राट ने दीवान को राज्य की वित्तीय स्थिति का आदेश दे रखा था, ताकि दीवाने कुल में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी धांधली न हो सके। इसके लिए सम्राट ने प्रतिदिन लेखा जोखा का हिसाब प्रस्तुत करने के लिए कहा था। तो ये दीवाने कुल को हमने समझा। मीर बख्शी देख लेते हैं। मीर बख्शी जो है वह डायरेक्ट सुल्तान द्वारा ही यह पद बनाया गया था।
मनसबदारों की नियुक्ति और वेतन संबंधी कागजात मीर बख्शी द्वारा ही पारित किए जाते थे या प्रस्तुत किए जाते थे। वह व्यक्तिगत तौर पर घोरों की निशानदेही, दाग का निरीक्षण करता था और सैनिकों की चेहरे की जो जांच था वह करता था। निरीक्षण के आधार पर ही वेतन का निर्धारण किया जाता था। इसके बाद ही दीवान अपने दूसरे कागजात से इसे दर्ज करता था और इसे सम्राट के सामने प्रस्तुत करता था। तो यह मीर बख्शी है, हमने ये पढ़ा। तो जो मुगल केंद्रीय प्रशासन है उसमें हमने सम्राट, वकील और वजीर को समझा, दीवाने कुल को हमने जाना और मीर बख्शी को जाना। आइए अब जानते हैं मुगल के प्रांतीय प्रशासन। मुगल के जो प्रांतीय प्रशासन थे इसके प्रमुख अंग थे प्रांतीय गवर्नर। अभी हम दूसरे क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ गए हैं, मुगल के प्रांतीय प्रशासन। आइए इसे समझते हैं। जब हम प्रांतीय प्रशासन की बात करते हैं तो इसका प्रमुख अंग था प्रांतीय गवर्नर। जो सूबे के गवर्नर की नियुक्ति खुद सम्राट किया करता था। आमतौर पर जो है सूबेदार का कार्यकाल 3 वर्षों का होता था और इसका कार्य जो था सेना का कल्याण देखरेख का कार्य इन्हें सौंपा गया था और तथा उस प्रांत के अंदर कानून व्यवस्था की देखरेख करना भी उसके जिम्मे थी तथा कृषि, व्यापार, वाणिज्य को प्रोत्साहित करने के लिए भी जो करने में सफल होते थे उन्हें सफल प्रांतीय गवर्नर या सूबेदार माना जाता था। इसी प्रकार देखें तो इसका प्रांतीय प्रशासन का दूसरा अंग था दीवान। दीवान की नियुक्ति स्वयं सम्राट करता था। वह एक स्वतंत्र अधिकारी था। वह सीधे केंद्र के प्रति जवाबदेह था। वह सूबे के राजस्व प्रांत में दीवान सूबे में की गई राजस्व वसूली का निरीक्षण करता था। सूबे के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन आदि का पूरा हिसाब किताब, अन्य व्यय संबंधी विवरण भी वह अपने पास रखता था। तीसरा अंग देख लेते हैं बख्शी, जो प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख अंग तीसरा बख्शी। बख्शी जो है वह सम्राट द्वारा ही मीर बख्शी के अनुशंसा पे बख्शी की नियुक्ति करता था। वह केंद्र में कार्य कर रहे मीर बख्शी के समान प्रांतों में सेना की देखरेख करता था, चेहरे और दाग का निरीक्षण करता था, उसके आधार पर ही वेतन का निर्धारण करता था। तो जो कार्य मीर बख्शी का केंद्रीय प्रशासन में था वही कार्य बख्शी का प्रांतीय प्रशासन में है। इसी प्रकार देखिए तो इसका चौथा प्रमुख अंग है दरोगा, ए डाक और गुप्तचर सेवा। एक विशाल साम्राज्य पे शासन करने के लिए संचार व्यवस्था का उन्नत होना बहुत ही आवश्यक था। इसके लिए अलग कार्यालय और एक अलग विभाग बनाया गया था जिसका नाम दरोगा, ए डाक और गुप्तचर सेवा था। यह दूर दराज इलाके में संदेश भेजने और वहां से संदेश लाने के लिए इनकी स्थापना की गई थी। इसी माध्यम से सूचनाएं प्राप्त होती थी। प्रत्येक प्रांत में दरोगा, ए डाक की नियुक्ति की गई थी। इसका कार्य तेज धावकों की मदद से शाही दरबार तक पत्र पहुंचाना था। इन पत्रों को विभिन्न स्थानों पर पहुंचाने का कार्य करते थे। इस कार्य के लिए पूरे साम्राज्य में डाक चौकियों की स्थापना की गई थी जहां तेज दौड़ने वाले धावक को भर्ती की जाती थी और वे चौकी से दूसरी चौकी तक डाक ले जाने के लिए तीव्र संचार के लिए घोड़ों और नौकाओं का भी प्रयोग करते थे। इस तरीके से हमने मुगल के अधीन प्रांतीय प्रशासन को भी समझा जिसमें प्रांतीय गवर्नर, दीवान, बख्शी, दरोगा और गुप्तचर सेवा को हमने जाना। इसी प्रकार चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगलों के अधीन स्थानीय प्रशासन। अभी तक हमने मुगलों के केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन को पढ़ा है। अब आइए जानते हैं स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन की जब बात करते हैं तो इसके प्रमुख अंग हैं सरकार, दूसरा परगना प्रशासन, तीसरा थाना एवं थानेदार। सरकार के अंतर्गत 2 प्रमुख अधिकारी थे, फौजदार और अमलगुजार। फौजदार जो था वह सरकार में कार्यकारी प्रधान होता था। इन्हें कभी कभी जो फौजदार होते थे वे 2 सरकारों के लिए कभी कभी एक ही फौजदार की नियुक्ति होती थी। इनका मुख्य कार्य विद्रोहों का दमन और कानून व्यवस्था की देखरेख करना था। क्षेत्र की जरूरत के अनुसार उनके कार्य क्षेत्र का निर्धारण होता था। उनका मुख्य कार्य अपने क्षेत्र में रह रहे लोगों की जान माल की सुरक्षा करना था। वह अपने क्षेत्र में आने वाले व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करता था। इस प्रकार हम देखें तो उसका मुख्य कार्य जो था
फौजदार के रूप में वह विद्रोही जमींदारों पर नजर रखना था। इसी प्रकार हम देखें तो अमल गुजार जो था वह राजस्व समहर्ता अधिकारी था। उसका मुख्य कार्य अपने पदाधिकारियों के माध्यम से राजस्व वसूल करने का निर्धारण और निरीक्षण करना था। वह एक अच्छे अमील से आशा की जाती थी। अमल गुजार का प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था। अमील से आशा की जाती थी कि वह अपने क्षेत्र में कृषि का विस्तार करे और किसानों को बिना जोर जबरदस्ती के राजस्व देने के लिए प्रेरित करे। तो स्थानीय प्रशासन के प्रमुख अंग सरकार को जाना। अब जानते हैं दूसरे अंग परगना प्रशासन को। परगना प्रशासन जो था वह सरकार से नीचे की प्रशासनिक इकाई थी। इसका प्रमुख कार्य जो था वह अपने क्षेत्र में संबंधित भूमि का लेखा जोखा का हिसाब किताब अपने पास रखता था तथा अपने इलाके में अपने परगना में होने वाले विभिन्न फसलों का ब्यौरा भी वह अपने पास रखता था। इसके बाद जो तीसरा प्रमुख अंग था वह थाना एवं थानादार। थाना एक ऐसी जगह थी जहां कानून और व्यवस्था की देखरेख के लिए सेना रहती थी। उन्हें सेना के लिए खान पान की व्यवस्था करनी होती थी। यह थाने मुख्य रूप से अशांत इलाके पे जहाँ पे विद्रोह होने का खतरा अत्यधिक था वहाँ पे इन थानों की स्थापना की जाती थी। इनके प्रमुख को थानादार कहते थे। उसे प्रांत में सूबेदार और दीवान की अनुशंसा पर नियुक्त किया जाता था। वह आमतौर पर उस क्षेत्र के फौजदार के अधीन कार्य करते थे। तो ये थे मुगल के स्थानीय प्रशासन, जिसमें प्रमुख जो इसके इकाई थे वह सरकार के अंदर फौजदार और अमल गुजार होते थे। दूसरी प्रमुख इकाई थी परगना प्रशासन और तीसरा थाना और थानेदार। ये तीन प्रमुख थे इस स्थानीय प्रशासन के। आइए इसी प्रकार देखते हैं नगर, किला, बंदरगाह प्रशासन। ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक है। इन टॉपिक को आप याद रखें क्योंकि इन्हीं टॉपिकों पर से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए नगर, किला, बंदरगाह प्रशासन को भी देख लेते हैं। कोतवाल शहरी केंद्रों के लिए सम्राट जो है कोतवाल की नियुक्ति करता था, जिसका मुख्य कार्य था शहर में रहने वाले लोगों के जान माल की रक्षा करना तथा शहर के अंदर तथा शहर से बाहर जाने वाले व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उन पे नज़र रखना, उनकी निगरानी करना इनका प्रमुख कार्य था। वह व्यापारियों और दुकानदारों द्वारा प्रयुक्त माप और तोल के निरीक्षण के रूप में भी कार्य करते थे। इसी प्रकार हम देखिए किलादार जो थे ये विभिन्न क्षेत्रों में मुगल साम्राज्य के पास जो बड़ी संख्या में किले होते थे, इनमें कई सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र होते थे। प्रत्येक किला एक छोटा शहर की तरह होता था जिसमें विशाल सेना रहती थी। प्रत्येक किले का एक प्रधान अधिकारी होता था जिससे किलादार कहा जाता था। उसकी जिम्मेदारी थी कि वहाँ पे होने वाले गतिविधियों पे नज़र रखे, वहाँ पे शांति सुरक्षा की व्यवस्था करे। यह किलादार का प्रमुख कार्य था। बंदरगाह प्रशासन जो था मुगल के शासक जो थे बंदरगाहों की आर्थिक महत्व को समझते थे और वे गहन वाणिज्यिक गतिविधियों जो बंदरगाह जो थे क्योंकि वे वाणिज्यिक गतिविधियों के केंद्र थे। बंदरगाह प्रशासन प्रांतीय अधिकार से स्वतंत्र होता था। बंदरगाह के गवर्नरों को मुत्सद्दी कहते थे। इनकी नियुक्ति सीधे सम्राट करता था। कभी कभी क्या करते थे सम्राट लोग कि मुत्सद्दी के जो पद थे उसकी नीलामी करते थे। जो सबसे अधिक बोली लगाता था उन्हें वह पद दे दिया जाता था। तो इस तरीके से वे बंदरगाह प्रशासन संभालते थे। चलिए अब जानते हैं अगला नेक्स्ट टॉपिक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है मनसब व्यवस्था। तो आइए जानते हैं मनसब व्यवस्था क्या थी। मनसब व्यवस्था, मनसब शब्द का अर्थ स्थान या पद होता है। इस प्रकार से हम देखें तो मुगलों में मनसब व्यवस्था में जो इसका अर्थ हुआ वह ओहदा या पद को दिखाता था।
बाबर के समय में पदाधिकारियों के लिए मनसबदार शब्दावली का प्रयोग नहीं होता था, बल्कि यह बाद में आने वाले जो सम्राट थे, मुगल सम्राट थे, उन्होंने मनसब व्यवस्था को आगे बढ़ाया। मनसब जो थी यह पहले तो पद और ओहदा को प्रदर्शित करते थे, सिर्फ मनसब, लेकिन बाद में जाकर के इनमें दो शब्द और जुड़ गए। वो दो शब्द थे जात और सवार। पहले आरंभ में तो मनसबदार का पद व्यक्तिगत वेतन और उसकी सेना का आकार एक संख्या यानी कि मनसबदार द्वारा ही घोषित होता था या पता चलता था। इस स्थिति में कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कि 500 की मनसब प्राप्त करता था तो उसे 500 सैनिक रखने होते थे और उसे सेना के रखरखाव के लिए भत्ता दिया जाता था। इसके अतिरिक्त अनुसूची के अनुसार उन्हें व्यक्तिगत वेतन भी प्राप्त होता था और अपने पद के अनुरूप उन्हें कुछ खास जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती थी। कुछ समय बाद जो है मनसबदार का पद एक की जगह दो संख्या जात और सवार द्वारा घोषित किया जाने लगा। यह शुरुआत में संभवतः लगभग 1595 या 96 में ऐसा होना प्रारंभ हुआ। पहली संख्या जो जात है, जात से मनसबदार का व्यक्तिगत वेतन और पदानुक्रम में उसकी हैसियत का स्थान निर्धारित होता था। दूसरी संख्या जो सवार है से मनसबदार द्वारा रखे जाने वाले घोड़ों और घुड़सवारों की संख्या तय होती थी और उसकी सेना के रखरखाव के लिए देय राशि तय की जाती थी। और मनसबदारों की भी 3 श्रेणियां थी, जिसमें था कि जिसके घुड़सवारों यानी किसी थी तो प्रथम श्रेणी के मनसबदार मान जाते थे। प्रथम श्रेणी के मनसबदार कौन थे? जिनके घुड़सवार यानी कि सवारों की संख्या जात के बराबर होती थी, यानी कि जात और घुड़सवारों की संख्या बराबर होती थी, तो वे प्रथम श्रेणी के मनसबदार होते थे। जिनके पास जात की संख्या से आधे से अधिक संख्या में घुड़सवार होते थे, वे द्वितीय श्रेणी के मनसबदार कहलाते थे। तीसरा, जिनके घुड़सवारों की संख्या जात की संख्या के आधे से कम होती थी, वह तीसरे मनसबदार होते थे। पहला श्रेणी का जो मनसबदार था वह था जिनके सवार और जात की संख्या बराबर हो। दूसरे श्रेणी के मनसबदार वे थे जिनके जात की संख्या से आधे से अधिक घुड़सवार हो। और तीसरे श्रेणी के मनसबदार वे थे जिनके घुड़सवारों की संख्या उनकी जात की संख्या के आधे से कम हो। तो इस प्रकार हमने मनसब व्यवस्था को भी जान लिया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम प्रतीकात्मक मुद्रा, मुगल भू राजस्व की प्रमुख विशेषताएं, मुगलों की मुद्रा प्रणाली, दिल्ली सल्तनत के अधीन भू राजस्व, दिल्ली सुल्तानों का राजस्व प्रशासन, मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था, इनको पढ़ लेंगे। भक्ति आंदोलन का उदय, इसके विषय में पढ़ लेंगे। तो यह पूरा चैप्टर ही जो है BHIC 133 भारत का इतिहास 1206 से 1707 तक के पूरे बुक को हम कवर कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।